आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं और इस शुभ अवसर में सभी नेतागण लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में रायपुर लोकसभा को 5 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर मोदी जी को देंगे। पिछले चुनाव में 3.5 लाख से जीते थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और लोकसभा का चुनाव है तो ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए उस जगह से उस लोगों की डिमांड और मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में की थी उससे भटकाने के लिए अब लोकसभा का कार्यालय खोल रहे हैं। प्रत्याशी कौन है जानकारी नहीं है, दूल्हा है नहीं, स्टेज बन गया, ड्रेस आ गई, सब तामझाम हो गया, बाजा बुक हो गया, लेकिन मैं समझता हूं अभी प्रत्याशी उनका तय नहीं हुआ। लेकिन अब जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम कर रही है। पार्टी की लोकसभा के लिए बनी प्रदेश चुनाव समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। ऐसे में ब्रिजमोहन अग्रवाल का यह दावा कि फरवरी में पहली सूची आ जाएगी, यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने के अलोकतांत्रिक चरित्र को बताता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसी लाइन पर जिसकी चर्चा जब होती है तो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। जी हां, वो लाइन हमने रखी है बिन दूल्हे की बारात। कहा जाता है कि जो शादी ब्याह है उसमें जो केंद्रित पक्ष है वो दूल्हा होता है और दूल्हे के बिना बाकी तैयारियां गौण मानी जाती है, उन तैयारियों का कोई मतलब नहीं रहता। क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होने जा रहा है? बिना दूल्हे की भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। क्या वो दूल्हा केवल मोदी है, मोदी ही उम्मीदवार है, इसीलिए उम्मीदवार कौन होगा इसे पीछे छोड़कर भाजपा ने अपने कार्यालय आज से खोल दिए? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे और हमारी जो लाइन है, टैग लाइन, उस पर प्रतिक्रियाएं लेंगे कि बिन दूल्हे की क्या बारात तैयार हो रही है। तो मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राजनीतिक पक्ष रखने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने बयान सुना है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज से लोकसभा कार्यालयों के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो गया। ज्यादातर जगहों पर लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन बीजेपी ने कर दिए। तो बीजेपी से हम पूछना चाहेंगे, भाई अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, रविंद्र जी आप लोग इतने क्या जल्दबाजी में है? पहले उम्मीदवार घोषित कर लेते इतनी तामझाम के साथ, उसके बाद कार्यालय खोल लेते। कार्यालय पहले आप लोग ने खोल लिया। दूल्हा कहाँ है आप लोगों का? बाराती तो आप लोग दिख रहे हैं हमको सजे धजे। दूल्हा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो निशान होता है, कमल का निशान होता है, वो दूल्हा होता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है। ये कांग्रेस की रीति नीति होगी कि जो 10 जनपद ने कह दिया, जो सोनिया गांधी उन लोगों ने कह दिया, वो दूल्हा की तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ दूल्हा हमेशा कमल का निशान होता है। और रही बात क्या कहते हैं भाजपा कार्यालय खोलने का, तो भाई सामने में चुनाव की तैयारी है, सबको पता है लोकसभा की अब बिगुल बज चुका है। तो हमारी रणनीति, हमने अपना कार्यालय भी खोल लिया, हमारे कार्यकर्ता भी आएंगे, आपस में बैठेंगे, विचार विमर्श होगा, कुछ पॉलिसियां होंगी, कुछ क्या कहते हैं प्रचार सामग्री आएंगे, हम अभी से करेंगे। पिछली बार भी आपने देखा विधानसभा में हमने बहुत पहले परंपरा को तोड़कर पहले हमने विधायकों के विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया था, उसका नतीजा कितना सकारात्मक। लेकिन कार्यालय तो पहले नहीं खोला था, उम्मीदवारी पहले घोषित किए, कार्यालय क्यों नहीं खोला उस समय? बिल्कुल ये एक लोकसभा के अंतर्गत कम से कम 6 विधायक आते हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 4 विधानसभा क्षेत्र आता है, क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो उस समय विधायक कार्यालय की उतनी आवश्यकता नहीं थी, स्थानीय स्तर पर निपट जाता था, इसीलिए हमने उसको केंद्रीय कार्यालय कहा कि 6 विधानसभा है, 4 विधानसभा है, तो एक जगह हमारे कार्यकर्ता आकर बैठेंगे, हमारे विचार विमर्श होंगे, हम आपस में निर्णय लेंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं कभी भी। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नित नए प्रयोग करती है। हम 70 सालों से ढो रहे, धारा 370 को हटा दिए, हम संसद भवन की बना रहे थे तो ये विरोध कर रहे थे। तो हम करने वाले लोग हैं, हम परंपरा से हटके भी करते हैं। ये कांग्रेस के जैसे रूढ़िवादी लोग नहीं है हम लोग
कि मतलब वो कहते रहे वही 4 ऊपर से नाम आ गया उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नित नए परिवर्तनों को स्वीकार करती और उसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाती। यही रणनीति का हमारा हिस्सा है कि हम अपना चुनाव कार्यालय खोल लिए ताकि सारे कार्यकर्ता आकर बैठे आपस में मेल मिलाप हो। इनका तो पहले क्या कहते हैं प्रत्याशी घोषित कब होगा हमको समझ नहीं आता है। तो ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में 100-150 सीट पे भी लड़ ले तो बहुत बड़ी बात है और 30 सीटों पे आ जाए तो उपलब्धि। हम 11 का 11 सीट लड़ेंगे और जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे निश्चित रूप से, ये उसी की तैयारी है। और बिना दुल्हा नहीं है, हमारा दुल्हा हमेशा कमल का निशान होता है, भारतीय जनता पार्टी होता है। बाराती हमेशा तैयार रहते हैं। हम परीक्षा की तैयारी किए हुए लोग हैं, इसलिए परीक्षा में जाने के लिए उतर गए हैं। अभी इनको बहुत टाइम चौहान जी, ये बीजेपी की घर की बात है, वो अपनी शादी में पहले दूल्हा को तैयार करें या पहले बैंड बाजा बुकिंग करें, पहले पंडाल लगा लें। आप लोग क्यों विचलित लग रहे हैं इनकी तैयारियों को देखकर? आप लोग अपने यहाँ तैयारी करिए शादी की। आप लोगों के यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब पंडाल आएगा, कब बाजा आएगा, कब दूल्हा बनेगा। मोहन जी, जैसा शादियों में पहले होता है कि दोनों पक्ष बैठते हैं, लड़की लड़का, एक बैठक होती है, शादी तय होती है, वैसे ही हमारी संचालन समिति की बैठकें हो रही हैं। भारत हमारी चिंता का विषय, हम विचलित नहीं है। हमारी चिंता का विषय ये है कि भाजपा कितनी अलोकतांत्रिक हो गई है। आप विधानसभा के प्रत्याशियों का चयन देखिए, लोकसभा के प्रत्याशियों का चयन अभी आप आगे देखेंगे कि ऊपर से 2 व्यक्ति बैठे हैं, वो डिसाइड कर देते हैं साहब ये चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव लड़ जाता है। प्रदेश की सारी इकाई गौण है, कोई भी व्यक्ति इनके यहाँ, कोई भी समिति, कोई भी कमेटी, कोई भी कोर कमेटी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 व्यक्तियों के आधार पर यह दल चल रहा है जो सत्तारूढ़ दल है। और इतना लोकतांत्रिक है कि राज्य सरकारें जो अभी नई नई बैठी हैं, 2-3 सरकारें, उनका भी रिमोट कंट्रोल वही है। जैसे मोहन जी एक उदाहरण देखिए, कल 31 जनवरी अंतिम तिथि है, आज जाके शाम को कैबिनेट की बैठक हो रही है। साहब किसानों में चुनाव के कारण धान नहीं बेचा था, उहापोह की स्थिति थी, पहले निर्णय कर लेते आप। 3100 रुपए का निर्णय ही नहीं हुआ है। तो ये जिस तरह से दिल्ली से रिमोट में चल रहे हैं, उससे पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। मोहन जी, आपको भी चिंतित होना चाहिए, हमको भी चिंतित होना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ गरिमामय उपस्थिति मनीष बोरा जी की, उनको भी चिंतित होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह लोकतंत्र है। आप देखिए केंद्रीय एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, आप देखिए कि विपक्ष का कैसा दमन हो रहा है। अभी रविंद्र जी जैसा कह रहे थे ना कि हो सकता है इनको 120-30 पे ही लड़ने दें, हो सकता है उस पे भी ना लड़ने दें साहब, और हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि 30 ही आए। ये तो लगे हैं, ये तो कहते हैं कि सब विपक्ष मुक्त हो जाए भारत। ये चाइना की तरह एक दलीय पद्धति लाना चाहते हैं, सारे विचारों को समाप्त करना चाहते हैं। यही तो चिंता का विषय है। इसी चिंता से तो सब लोग ग्रस्त हैं कि क्या फिर डेमोक्रेसी खत्म होने की स्थिति में है, क्या केंद्रीय एजेंसियों का ऐसा उपयोग होगा। अभी आप देखिए, जैसा एक बहुत बड़े विश्लेषक ने लिखा है कि हाई कोर्ट जजों और सुप्रीम कोर्ट जजों तक की जासूसी हो रही है, उनके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, उनको तक ब्लैकमेल किया जा रहा है। चुनाव आयोग का आप देख ही रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में साहब सीजीआई को हटा दिया गया, प्रधानमंत्री और विधि मंत्री डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें चल रही हैं देश में, कहीं ना कहीं बहुत घातक है। रविंद्र जी, कुल मिला के अलोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो लोकतंत्र की एक परंपरा है, उसे आप लोग दरकिनार कर रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है, आप दूल्हा बनाओ नहीं बनाओ इससे ज्यादा फर्क नहीं, पर एक परंपरा बनी हुई है कि उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार को वोट किया जाता है। सांसद क्योंकि चुनती है जनता, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ, न प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। अद्भुत हताशा है मोहन भैया कांग्रेस में। बताइए, जिसने देश में आपातकाल लागू किया, जिसने 100 बार कम से कम राष्ट्रपति शासन देश में लगाया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराया, और जो कहते थे वहां अभी फिर छत्तीसगढ़ में इनको 75 पार के नारा वालों को 35 में बैठा दिए विपक्ष में। और ये लोकतंत्र की हत्या, और कहाँ लोकतांत्रिक की बात करते हैं। इनके लोकतंत्र की हत्या और लोकतांत्रिक की बात मैं बताता हूँ कि राजनांदगांव में गिरीश देवांगन को, जिसका नाम नहीं गया था बूथ कमेटी से, और वहां से उसको चुनाव लड़ा दिए, और 50,000 से आ रहे हैं लगभग। अभी 50,000 है वो, और हम पे लोकसभा के फिर आएंगे वहीं। वही कह रहा हूँ। और हमको कहते हैं लोकतंत्र के मतलब क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक है। अरे कौन से लोग हैं भैया आप लोग, 10 जनपद से चलाने वाले। हमारे यहाँ 2 लोग नहीं चलाते। यदि 2 लोग चलाते ना तो ऐसा सरकार नहीं चलती। ठीक है, चलिए मनीष बोरा जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर दोनों के पास फिर से आऊंगा। मनीष जी, नई परंपरा शुरू हो रही है और कोई ऐसी बाध्यता तो नहीं है, पर इस तरीके की परंपरा को कैसे देखते हैं? क्या भाजपा की कोई रणनीति है और ये जरूरी भी था इसलिए ये किया जा रहा है? इन परंपराओं से नई परंपरा स्थापित हो रही है इस तरीके के कदमों से। देखिए, परंपरा की जहां तक बात करें तो भाजपा, जब से ये नई भाजपा देखने को मिल रही तब से परंपराएं तो समाप्त हो गई हैं। वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं देखिए लगातार,
और अभी देखिए केवल कार्यालय ही नहीं खुला है, मैंने तो देखा कई जगह वॉल राइटिंग भी हो गई है। फिर इस बार मोदी सरकार, ये स्पष्ट रूप से वॉल राइटिंग है, कमल का फूल है और कार्यालय खुल गया है। तो ये देखिए चुनाव हैं, चुनाव के लिए तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। कांग्रेस और भाजपा मुझे लगता है राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल तो चुनाव हिंदुस्तान में ऐसा है कि साल भर कुछ न कुछ चुनाव कहीं ना कहीं चलते रहता है लगातार, और तैयारियां लगातार चलती रही है। तो परंपरा की बात यदि हम करें तो भारतीय जनता पार्टी अब परंपराओं पर नहीं जा रही है, वो केवल इस बात पर जा रही है कि हमें राज करना है और राज करने के लिए कौन सी नीति बनाई जाए जिससे हम राज कर सकते हैं, इसी पर वो फोकस कर रही है। और उसी दिशा में सारे उसके प्रयास, कार्यालय खोले जाएं, और उसी कड़ी में राजधानी रायपुर में रायपुर लोकसभा का कार्यालय खुला है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी के तहत चल रही है। देखिए पहले राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में भगवामय कर दिया गया, उसके तुरंत बाद आप देखिए इमीडिएटली ये नया एक्शन आ गया कि भाजपा ने सीधे तौर पे कार्यालय खोल दिए। तो लगातार इस प्रकार का प्रयास चल रहा है और सीधे तौर पे भाजपा एक तय स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है, और उसी में मुझे लगता है कि ये भी कार्यालय खोलना भी उसी स्ट्रेटजी का नतीजा है। क्योंकि कार्यालय जब खुलता है, किसी भी चुनावी कार्यालय जब खुल जाता है, तो वहां से गतिविधियों का संचालन जो है वो धीरे धीरे प्रगति पर आता है। तो वहां पर भी इतना पहले चुनाव कार्यालय खोल देना, मार्च तो 2-1 महीने का समय बचा है, तो कार्यालय खोलना और लोकसभा जो जल्दी चुनाव हो, इसके संकेत भी हैं क्या ये? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जल्दी चुनाव कराने के संकेत हैं। निश्चित रूप से ये जरूर है कि लोकसभा का जो क्षेत्र होता है उसमें 6 से 8 लगभग विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो वहां तक सीधे तौर पे अप्रोच करना, वहां की सारी जनता से मिलना, ये संभव नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि उसके तहत एक कार्यालय खोल के वहां से जो है वो चुनावी गतिविधियों का संचालन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करे, और जहां तक वो नहीं पहुंच पाती है जनता तक सीधे तौर पे पहुंचने का भी एक प्रयास वहां से जो है संचालित हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अनिल जी, ये परंपरा टूट रही है, टूटने दीजिए, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को कौन रोका है? आप लोग भी अपनी ओर से राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित कर दीजिए और तैयारी शुरू करिए, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर पाती है, इसकी क्या वजह है? आप लोग भी सीखिए भाजपा से। देखिए मोहन जी, हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था तो मोदी जी ने कहा था कि हम विड्रॉ कर लेंगे, एक बार गांधी परिवार से बाहर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना के दिखाइए, मैं उसी दिन मान लूंगा और विड्रॉ कर लूंगा। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सशक्त नेता है जो ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का दमन करती, पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर भी है और उसकी परंपराओं का भी हम कहीं भी अवहेलना नहीं करते। हमारे यहाँ राहुल जी को भी एक प्रक्रिया के तहत ही काम करना पड़ेगा और खड़गे जी को भी करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, 2 व्यक्तियों का विशेष चलता है और वही 2 व्यक्ति सारा निर्णय लेते हैं। और बड़ी बात यह है मोहन जी कि संघीय व्यवस्था बनाई गई है, राज्य बनाए गए हैं ताकि जो सरकार है, जो सत्ता है, वो नीचे तक पहुंचे। उसके बाद सांसद और विधायक बनाए गए हैं लोकतंत्र में। लेकिन इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है उसमें सांसद या किसी भी डमी को लड़ाए, उसको प्रभावित करके जिताना है। हेमंता बिस्वा शर्मा, अजित पवार जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं कि दमन, कहीं पर प्रलोभन, कहीं पर किसी प्रकार का दबाव करके 300 से अधिक विधायक भाजपा ने खरीद लिए। आप देखिए अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बदले की राजनीति चल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं मोहन जी, जनता सब देख रही है। इन्होंने जो लोकसभा में वादे किए, केंद्र में चुनाव में 2014 में महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, अब सबको इन्होंने गौण कर दिया है। अब ये धार्मिक उन्माद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और अब आप देखिए राज्य में आ जाइए तो 3100 रुपए का डिसीजन हो नहीं पा रहा है, महतारी बंधन योजना का पता नहीं है। तो ये जिस तरह से भाजपा की स्ट्रेटजी है कि मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाना है और किसी तरह से कोई प्रोपेगेंडा रच के किसी भी तरह सत्ता हासिल करनी है, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस कभी इससे समझौता नहीं कर सकती। आज बापू की पुण्यतिथि है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दूंगा और कहूंगा कि देखिए बापू को कैसे सोशल साइट्स पे भाजपा के वॉलंटियर लगातार उन पर हमला कर रहे हैं और नाथूराम गोडसे की महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ये भाजपा की स्ट्रेटजी है। और गूगल और सोशल साइट से जो ज्ञान परोसा जा रहा है, कुछ गोदी मीडिया के माध्यम से परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे डेमोक्रेसी के अंदर वायरस घुस रहा है। और ये चिंता का विषय है कि किस तरह से इतिहास को खराब किया जा रहा है, किस तरह से महानायकों का चरित्र खराब किया जा रहा है। इस पर समीक्षा होनी चाहिए और मैं समझता हूं जनता आज नहीं तो कल जागेगी। हमको अंग्रेजों को भगाने में भी समय लगा था, इनको भी थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जनता आज नहीं तो कल इनकी सच्चाई तर्क ठीक है। कांग्रेस के तर्क को आप किस ढंग से लेते हैं? वो भी अपनी बात सही कह रहे हैं कि भाई आला कमान के इस स्तर का फैसला है और आप लोगों के यहाँ तो पता ही है मोदी जी का चेहरा आगे है, इसलिए
ये सारी चीज़ें करना आप लोगों के लिए आसान है। ऐसे में लेकिन जो कार्यकर्ता जो उम्मीदवार बनना चाह रहा है या जो उम्मीदवारी के लिए लाइन में है, उन लोगों के साथ कहीं कोई अहित तो नहीं हो रहा है? पार्टी उनको दरकिनार तो नहीं कर रही है इन सब तामझाम के बीच में? पार्टी प्रत्याशी तय करेगी, और जब प्रत्याशी तय होंगे तो क्यों मतलब किसी को दरकिनार करेंगे? तय होंगे और चुनाव भी जीत जाएंगे, लोकसभा में सांसद भी बनेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आजकल नहीं मालूम किस मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं। बोले अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोगों ने ये किया था। अंग्रेज ने तो तुम्हारी पार्टी को खड़ा किया था। कांग्रेस को खड़ा करने वाला कौन था? एओ तो था। फिर उसके बाद डब्ल्यू बनर्जी। कितने लोग कांग्रेस के अध्यक्ष विदेशी थे। क्या कांग्रेस को लोग अंग्रेजों से लड़ने की बात करेंगे, जिसकी संस्थापना एक अंग्रेज किया? तीसरी बात, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सशक्त नेतृत्व। राहुल गांधी का हमने वीडियो देखा, मल्लिकार्जुन खड़े हुए थे। झगड़ा हो जाता है, बिना उंगली कटाए शहीद बनते हैं। इंतजार कर लीजिए, देश की आजादी और कांग्रेस का इतिहास अच्छे से पढ़ लेते तो नहीं बोलते रवि जी। इंतजार करिए ना, जरा इंतजार करिए, तर्कों से जवाब दे रहा हूँ आपका। हमने वीडियो देखा, राहुल गांधी जब तक आए कुर्सी में नहीं बैठे तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े रहे, कहीं बैठे नहीं। ये आपके सशक्त नेतृत्व। अरे साहब, किसी के सम्मान में हम कोई स्वीकार खड़ा नहीं हो करते। गया, बैठ गया, उसको मुद्दा मत बनाइए। आपने क्या मुद्दा कहा? ये बनाइए कौन लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है रवि जी, और उन मुद्दों पे जवाब दीजिए जो 2014 में आप लेके आए थे। बेरोजगारी, महंगाई, अच्छे दिन, इनकी बात करिए। मुद्दों से क्यों भटकाते हैं? कितना अदानी को आपने प्रिविलेज दिया? किस तरह की नीतियां बनी? क्यों 205 लाख करोड़ का कर्जा हुआ? इस पर जवाब दीजिए ना रविंद्र जी। आप मुद्दों से हमेशा भटकाकर कब तक धार्मिक उन्माद फैलाकर ईडी आईटी इनके भरोसे चुनाव जीतेंगे? ये तो जनता पूछ रही है आपसे। और कांग्रेस की तो ये जिम्मेदारी है, जब से कांग्रेस का गठन हुआ है राष्ट्र हित में लड़ते आई है। आजादी का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, एक आध भी भाजपा और आरएसएस का नेता मिल जाए तो आएंगे आप दोनों के पास वापस आएंगे। एक बार मनीष वोरा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष जी, इस तरीके के चीजों का जो कदम राजनीतिक दल उठाती है, क्या जनता में कोई असर पड़ता है? क्या बीजेपी कोई मैसेज देने में कामयाब रहेगी कि भाई उम्मीदवार को मत देखो, मोदी जी हैं, वो एक दो महीने अभी मान लो हैं लोकसभा चुनाव के, तो मोदी जी का प्रचार होता रहेगा, उम्मीदवार के प्रति इंकम्बेंसी जैसी चीजें पनप नहीं पाएगी? ये रणनीति इसीलिए बनाई गई है क्या कि उम्मीदवार को अभी आगे मत करो, मोदी जी को आगे कर लो? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी एक बात तो तय है कि भाजपा का चेहरा, चाहे वो कोई भी चुनाव लड़ ले, चाहे विधानसभा अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लड़ा, चेहरा मोदी का था। अब यदि आप लोकसभा की बात करें तो निश्चित रूप से सीधे तौर पे दिख ही रहा है कि मोदी ही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के कामों पर वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये वो मान के चल रही है। तो इसलिए ये सीधे तौर पे है कि भाजपा का चेहरा तो स्पष्ट रूप से सामने है कि वो मोदी होंगे, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है, या कांग्रेस जिस गठबंधन की बात करी उस गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, सीधे तौर पे कुछ चीजें तो दिख रही है कि ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरों पर, सरकार के काम पर, सरकार भी नहीं कहना चाहिए, मोदी जी के कामों पर ही जो है वो चुनाव मैदान पे जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि वॉल राइटिंग भी आप जाकर देखिए, फिर इस बार मोदी सरकार सीधे तौर पे लिखा हुआ है, कहीं कोई प्रत्याशी नहीं, कुछ नहीं। तो एक समय था जब आपने देखा होगा, कांग्रेस का एक दौर था जिस समय कांग्रेस के कोई भी कैंडिडेट, कांग्रेस जिसको भी प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दे वो चुनाव जीत करके आ जाता था। उस समय इंदिरा गांधी का दौर चल रहा था। तो वही कमोबेश स्थिति जो है आज भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है कि जहां पर मोदी के नाम से चुनाव हो रहा है। देखिए, जब भी इस तरीके की स्थितियां बनती है, निश्चित रूप से देश का जो मॉब है, देश की जो जनता है, देश का जो जनमानस है, उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नाकामयाब नजर आ रही है मुझे, क्योंकि जनता क्या चाह रही है, जनमानस क्या चाह रहा है, ये पूरे देश ने अभी देखा है, लेकिन कांग्रेस उस चीजों से दूर जा रही है। मुझे लगता है इस बात को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। जिस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जनता को सीधे तौर से अपने आप में जोड़ने में कामयाब हो रही है, वहीं कांग्रेस से थोड़ी दूर ही है। एक प्रयास जरूर राहुल गांधी कर रहे हैं, अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से वो लोगों तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से भी मिल रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है, जो जनता और नेता के बीच में जो संवाद होता है, यानी किस प्रकार से हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं और जनता हमारी बातों से कन्विंस होकर के हमारे पक्ष में आए, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नाकामयाब दिख रही है। और ये जो पूरी रणनीति अभी आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी 2024 के जो इलेक्शन है उसके लिए सीधे तौर पे मैदान में आ चुकी है और कांग्रेस अभी भी अपने अंतरकलह से जूझ रही है। लगातार उसका केंद्रीय नेतृत्व, उसका प्रदेश स्तर पर लगातार समितियां जरूर वो बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर काम अभी तक देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। चलिए अनिल जी, आखिर आप लोग करेंगे क्या? ये बीजेपी की तैयारी आपको दिख गई, वो पहले कार्यालय खोल लेंगे, मोदी जी का नाम आगे लेके जाएंगे, उम्मीदवार पीछे हो जाएगा, उम्मीदवार से जुड़ी हुई जो चीजें कुछ नाराजगी जैसी होती है वो खत्म हो जाएंगी, इसलिए ये इनकी रणनीति है। कांग्रेस की रणनीति इसकी काट के रूप में क्या होगी जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, आपको लगता होगा? देखिए मोहन जी, हम तो जो एक डेमोक्रेसी खतरे में है, जिस तरह से देश में आज संवैधानिक संस्थाएं, केंद्रीय एजेंसियां खतरे में हैं, मोदी सरकार का फेलियर चाहे महंगाई के मामले में हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे 3% पेट्रोलियम पदार्थों का जो टैक्स था आज 35% हो गया हो, किस तरह से 2-3 पूंजीपतियों की झोली भरी जा रही है, किस तरह से आज देश में बेरोजगारी और ये तो मुद्दे हो गए, कुछ स्ट्रेटेजी भी तो बनानी पड़ती है। मोदी को वो आगे कर रहे हैं, मोदी के चेहरे को आगे कर रहे हैं, काम को आगे कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी के रूप में क्या न्याय यात्रा ही एक स्ट्रेटेजी है या इसके अलावा भी दूसरी चीजें अपनाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं निश्चित रूप से मनीष बोरा जी के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चिंतन की जरूरत है। निश्चित रूप से हम चिंतन करेंगे, लेकिन चिंतन के साथ हम कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हम उन्माद नहीं फैला सकते, हम किसी तरह से किसी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, और हमारी स्ट्रेटजी बहुत साफ होगी। जो गांधी के बताए रास्ते थे, हम उसी रास्ते पर चलेंगे और उसी रास्ते के माध्यम से हम चुनाव जीतेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता इस चीज को समझेगी कि अब जो 2024 के चुनाव के बाद अगर मोदी जी को वापस लाया गया तो शायद डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाए, शायद 205 लाख करोड़ का कर्जा पता नहीं कहां तक पहुंच जाए, या शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अदानी और अंबानी की कंपनियां देश पे राज करने लगे। मैं समझता हूं कि जनता अब इनको रोकने का काम करेगी। इन्होंने जो उन्माद फैलाया, जो लोकतंत्र को आहत किया, उसके लिए इनको सजा जरूर देगी। कांग्रेस अपने सिद्धांतों और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से इस बार देखिएगा बड़ा परिवर्तन होगा। रविंद्र जी, एक डर दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ये इसकी शुरुआत है कि मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होता है वैसे ही लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और इसी वजह से इसका फायदा मिलने की बात कांग्रेस कह रही है। क्या है मोहन जी, कांग्रेस ना मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है, उनके मना मस्तिष्क में घुस गया, किसी को डर नहीं है। जनता तो एकदम बढ़िया निश्चिंत होकर घूम रही है। इन्हीं को डर है कांग्रेसियों को, लोकतांत्रिक मतलब भविष्य खतरे में, या लोकतंत्र के कौन से मतलब स्तंभ को खतरा पहुंच रहा हो, किसी को नहीं है। आपको है क्या? मनीष बोरा जी को है क्या? बताइए। कांग्रेसियों को बस है, क्योंकि इनके पास तो मुद्दे नहीं है। और जितना गिना रहे थे बेरोजगारी, ईओडब्ल्यू का या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, अरे छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नकार दिया। इसी मुद्दे को लेकर आप डिबेट करते रहे, इसी मुद्दे को लेकर आप विधानसभा चुनाव में गए थे। तो छोड़िए ना, कुछ करिए। हम भी चाहते हैं लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष हो। हम तो 450 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इनका तो 150 सीट तय नहीं है, कहां से लड़ेंगे? इनको कोई, इनका इंडिया ग्रुप बनाया था, इनका कोई पूछ ही नहीं रहा। हमको कहते हैं कि 150 सीट पे ही कांग्रेस लड़े। भाजपा वाले चाहते हैं क्या? आप में दम है तो लड़ी 450 सीटों में। आपने कहा कहते थे कि भाजपा के दरवाजे बंद हो गए, उसको तो खरीद लिया। अरे खरीद फरोख्त तो दमन के सामने कहां कोई गठबंधन चलने देते हैं आप लोग, पर गठबंधन बनेगा और जीतेगा। आप 2 से 400 सीट पे पहुंच गए, आप 400 से 40 सीट पे आ गए। आप अपना चिंतन करिए। आप 150 सीट पे लड़ रहे हैं तो आपकी चिंता नहीं है। 2 सीटों पे आप पिछली बार 11-12 सीटों पे थे, आप सरकार में आ गए। लोकतंत्र है, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। ये अहंकार मत बताइए। जनता जब पटकेगी ना, फिर 12-13 सीटों पे आप, छत्तीसगढ़ का इतिहास 18 का याद कर लीजिए, उसके ज्यादा पहले जाने की जरूरत नहीं है। तो आप जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, आपको जनता जवाब देगी। इंतजार करिए। रावण का अहंकार नहीं बचा तो आपका कहां से बचेगा? हिटलर और मुसोलिनी खत्म हो गए तो आप भी खत्म हो जाएंगे। और डेमोक्रेसी तो खत्म हो रही ना साहब। कैसे मीडिया सबको आप खरीद रहे हैं, दुनिया देख रही है, कैसे आप न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं। चलिए, चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है तो बहस और इस तरीके के तर्कों को हम कई बार सुनते रहेंगे। समय की कमी है इसलिए चर्चा को अब यहीं खत्म करना होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं दोनों ही पार्टियों से कि बाराती तो तैयार रहें लेकिन दूल्हे को भी लेकर आएं। रविंद्र जी, उम्मीद है अगली बार जब आप आएंगे तो बताएंगे हमारा दूल्हा भी है भाई,
दूल्हा नहीं है तो हम परेशान हैं, बाराती आप लोग तैयार हैं, जरूर हैं। और अनिल जी भी जल्द से जल्द बाराती भी खोजें और दूल्हा भी खोजें, उनको दोनों काम करने पड़ेंगे, दोनों चीजें खोजनी है उनको, बाराती भी और दूल्हे भी। तो इसी फाइनल नोट के साथ ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करेंगे। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।